Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about democracy dying in India. ये टॉपिक पूरी तरह से मेंस पर्सपेक्टिव से है. यहाँ जो आइडियाज़ हमने डिस्कस किए हैं दैट इज़ यूज़फुल फॉर पेपर 1 एस्से, अगर डेमोक्रेसी पे कोई एस्से आ जाए तो. उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पेपर 1 में एज इट इज़ एक टॉपिक दिया हुआ है डेमोक्रेसी. तो उसी एस्पेक्ट से इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं. देखिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हाल फिलहाल में एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट है, स्वीडन की इंस्टीट्यूट वी-डेम इंस्टीट्यूट. ये इंस्टीट्यूट जो है वो डेमोक्रेसी को लेकर के पूरे दुनिया भर में रिसर्च करती है और रिपोर्ट पब्लिश करती है. स्वीडन की ये जो वी-डेम इंस्टीट्यूट है इट पब्लिशेज डेमोक्रेसी रिपोर्ट, और इसने हाल फिलहाल में पब्लिश किया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020. And according to this Democracy Report 2020, India has almost lost its status as a democracy. India has been ranked below Sierra Leone, Guatemala and even Hungary. तो इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म हो रही है, और डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी इज़ डाइंग इन इंडिया. और इंडिया इज़ डेवलपिंग अ रेपुटेशन आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेलिंग डेमोक्रेसी. अब आपके मन में नेचुरली सवाल उठेगा कि सर वी क्लेम आवर सेल्फ टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और कैसे ये इंस्टीट्यूट स्वीडन का वी-डेम इंस्टीट्यूट कह सकता है कि हमारे देश में इमरजेंसी फेल हो रही है. तो समझिए कौन से ग्राउंड पे, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है वो भी ज़रा समझिए. ठीक है, इनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंडिया की रेपुटेशन को ख़राब करना भी इनका हो सकता है ऑब्जेक्टिव. लेकिन ये कौन से एंगल से कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो रही है व्हेन वी क्लेम आवर सेल्फ टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो ज़रा समझते. देखिए इनका ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शंस, दैट इज़ अ मियर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन होगा, लोग चुने जाएंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएंगे, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा. तो प्रोसीजर वाइज वी आर डूइंग गुड, एकदम प्रोसीजरली हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी को. 5 साल पे इलेक्शन हो जाता, सब कुछ प्रोसीजर वाइज वी आर परफेक्ट, बट दैट इज जस्ट प्रोसीजरल डेमोक्रेसी. एंड प्रोसीजरल डेमोक्रेसी दैट इज टू हैव अ रेगुलर इलेक्शन इज नॉट everything about democracy. Democracy is much more. Democracy is an idea. Democracy is substantive in nature. It's a value. It's a way of life. ऐसा इनका मानना, इस एंगल से ये कह रहे हैं. तो ठीक है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट से वी आर परफेक्ट एंड दैट इज़ वाई वी क्लेम आवर सेल्फ टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. क्योंकि हमारे यहाँ पे जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जितने लोग वोट करते हैं उतना बाकी पूरे दुनिया में कहीं भी इलेक्शन में लोग एक बार में वोट नहीं करते. तो इन दैट सेंस वी कॉल आवर सेल्फ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट दिस इंस्टीट्यूट वी-डेम इंस्टीट्यूट इज कॉलिंग अ फेलिंग डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी डाइंग इन इंडिया, बिकॉज इट सेज इट्स जस्ट प्रोसीजरल. अगर डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू की बात की जाए तो सिर्फ बैलेट पेपर पे वोट दे देने से डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो जाता. डेमोक्रेसी हैज़ मैनी अदर एलिमेंट्स, सब्सटेंसिव एलिमेंट दैट मस्ट बी देयर एंड सच एलिमेंट्स आर लूजिंग रेलेवेंस इन इंडिया. फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के कई सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें, एस्से में इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. डेमोक्रेसी के सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे पॉपुलर कंट्रोल. पॉपुलर कंट्रोल मतलब लोगों का राज होना चाहिए, सरकार को लोग कंट्रोल करनी चाहिए. पॉपुलर मतलब लोग कंट्रोल करने चाहिए, लोगों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट पे. फंडामेंटल राइट्स शुड बी इंश्योर्ड, देयर शुड बी चेक ऑन द गवर्नमेंट. जो सरकार है वो लोगों के मन मुताबिक काम करनी चाहिए और लोगों का उसके ऊपर चेक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल. देयर शुड बी पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट, देयर शुड बी टू वे प्रोसेस. ऐसा नहीं कि एक बार चुन के भेज दिया तो बस 5 साल तक जो मर्जी आए वो करो. आपका हर वक्त इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, लोगों का ओपिनियन लिया जाना चाहिए. लेकिन हमारे देश में कैसा होता है, बस इलेक्शन करके भेज दिया, अब 5 साल तक
लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो नेग्लेक्ट होते रहती हैं कहीं ना कहीं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हिसाब से बातें करते हैं। दे क्लेम टू बी इंडियाज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बट दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, ऐसा मानना है इस स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट का। और जो एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, सिविल लिबर्टीज, एक्सेस टू जस्टिस, कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हैं। अब देखिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, या फिर ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात हो, आप देखिए हर जगह एक आम आदमी को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। सो इन दैट वे वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्फ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द वन वेयर पीपल हैव वॉइस, राइट टू चूज़, बट वी एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सेंस वी डू नॉट हैव दैट राइट टू चूज़, क्योंकि वही गिने चुने लोग हैं, उन्हीं में से इलेक्शन होना है। क्या एक कॉमन आदमी सच में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके, इन थ्योरी इट्स गुड कि एक कॉमन आदमी यहाँ का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, बट इज़ इट एक्चुअली हैपनिंग? ऐसा इनका बोलना है कि अ कॉमन मैन डज नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी टू द पॉलिटिकल कॉरिडोर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स मनी पावर, मसल पावर, जो कि एक कॉमन मैन के पास है नहीं। तो कई सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिए हुए हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, सिर्फ इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। बट इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है चेक्स ऑन गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। सरकार के ऊपर चेक, सरकार हमारे मन मुताबिक काम करनी चाहिए। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। लोग सवाल पूछने चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए इन ट्रू डेमोक्रेसी। और इसी के लिए बनाया गया है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे और वो सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार जवाब देगी। इसी के लिए होती है अपोजिशन पार्टी जो सवाल पूछती हैं, इसी के लिए होती है मीडिया जो सवाल पूछती है सरकार से। लेकिन हमारे देश में ना अपोजिशन पार्टी ना ही मीडिया अपना काम ठीक से कर पा रही है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में भी एग्जाम्पल लिया गया है पेगासस स्नूपिंग केस का। हाल फिलहाल में जो मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर रखा है पेगासस स्नूपिंग, उससे भी एक बार साफ साफ प्रूफ होता है कि देयर इज़ नो चेक ऑन द गवर्नमेंट बाय द पीपल। हम लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल, इट इज़ नॉट आंसरेबल टू अस। वो हमें सही जवाब भी नहीं दे रही है कि क्या एक्चुअली है ये मामला। और मीडिया या अपोजिशन पार्टी दे हैव फेल्ड टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। दे आर नॉट एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चन सिंस दे आर our source of asking question to the government, but they are not able to ask the right question। तो समझते हैं पेगासस स्नूपिंग केस। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इजराइल की एक फर्म है, डिजिटल फर्म NSO, उसने एक डिजिटल सर्वेलेंस टूल बना रखा है पेगासस, जिसकी मदद से लोगों के डिजिटल सिस्टम्स को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है और वहाँ से डाटा लीक कराया जा सकता है टू एनी थर्ड पार्टी। हाल फिलहाल में दुनिया की कई सारी जाइंट मीडिया कंपनीज ने मिल करके एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के हजारों की संख्या में इंडिविजुअल्स के, जो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया है, कंप्यूटर्स को हैक किया गया थ्रू दिस पेगासस सॉफ्टवेयर और डाटा चुराए गए हैं। इंडिया में भी कई सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, माना जा रहा है कि उनके फ़ोन को हैक किया गया है या कंप्यूटर को हैक किया गया है। में कई सारे लोग हैं, जर्नलिस्ट, यूनियन मिनिस्टर्स। इनफैक्ट जैसे कि आप देखिए, मौजूदा जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, ये तो अभी मिनिस्टर बने, लेकिन पहले से इनका फ़ोन हैक किया हुआ था। ऑपोजिशन लीडर जैसे कि राहुल गांधी, या फिर मीडिया पर्सनालिटीज़, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा साहब, मैनी ऑफ देम हैव बीन टारगेटेड। इनफैक्ट प्रशांत किशोर जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, या फिर इवन द वुमन हु हैड अक्यूज्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इस वुमेन का और उसके 11 फैमिली मेंबर्स का फ़ोन टैप किया जा रहा था, हैक किया गया हुआ था विद दिस पेगासस सॉफ्टवेयर, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। सो व्हाई दिस हैज़ हैपेंड? और अब ऐसा हो गया है तो इसमें आगे सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हमें देखना। और इसकी मदद से इस आर्टिकल में प्रूफ किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इज़ मिसिंग और कहीं ना कहीं मीडिया और अपोजिशन पार्टीज अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, सरकार के पास सर्विलेंस पावर है। द गवर्नमेंट कैन डू सर्विलेंस बट ओनली इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ओनली आफ्टर फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसीजर, कि होम सेक्रेटरी अप्रूव करे तभी जा करके आप किसी को सर्विलेंस में डाल सकते हैं, उसके फ़ोन को टैप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इन सारे लोगों का अगर फ़ोन हैक हुआ है तो नेचुरली इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी वाली बात तो थी नहीं, तो कहीं ना कहीं कानून टूटा है। दिस सर्विलेंस, दिस हैकिंग वाज इलीगल, एक बात तो तय है।
तो क्या है मैटर ऑफ कंसर्न? ये जो इजरायली फर्म एनएसओ ने बताया, समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए कि कहीं ना कहीं तो कानून तोड़ा गया है और इंडिविजुअल्स के फ़ोन को हैक किया गया, सिस्टम को हैक किया गया है। अब जो इजराइल की फर्म है एनएसओ, उसने साफ साफ कहा है कि हम अपना ये सॉफ्टवेयर पेगासस बस दुनिया की सरकारों को देते हैं। वी जस्ट गिव इट टू द वेटेड गवर्नमेंट्स, मतलब द जेन्युइन गवर्नमेंट्स। वी डू नॉट गिव इट टू एनीवन। ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को हम अलाउ कर देते हैं इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का। सो ओनली गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू यूज दिस पेगासस सॉफ्टवेयर फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इससे क्या बात निकलती है? व्हाट इन्फ्रेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय एनएसओ कि हमारे देश में अगर सर्विलेंस हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट माइट बी बिहाइंड दिस, सरकार हो सकती है इसके पीछे। एंड इफ इंडियन गवर्नमेंट इज बिहाइंड दिस देन इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। भाई हमारे फ़ोन में ही हमारी सारी प्राइवेसी है आज के ज़माने में, हमारे कंप्यूटर में ही है सारे इन्फॉर्मेशन। एंड इफ द गवर्नमेंट इज वॉचिंग इट देन वेयर इज द प्राइवेसी? अब देखिए, हाउ इज इट वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी? क्लियर कट, डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स। द सिटीजन्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री मस्ट बी गारंटेड ऑफ सर्टेन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स इफ दैट कंट्री हैज़ टू बी कॉल्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी। बस इस देश में अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए सरकार ने ही खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट किए हैं। सो दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी इज डाइंग इन इंडिया। इस एक एग्जाम्पल से ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, आर्गूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिए हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे? यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मज़े की बात यह है कि इनका भी फ़ोन सर्विलेंस में था जब ये मिनिस्टर बने उसके पहले से। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि सर इनका फ़ोन क्यों सर्विलेंस में डाला, तो अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि ज़रूर इनको सरकार चेक कर रही होगी कि ये मिनिस्टर बनने लायक है कि नहीं, कहीं इनके खिलाफ एंटी गवर्नमेंट एटीट्यूड तो नहीं है। सब चेक वेक करने के बाद इनको मिनिस्टर बनाया, जब जो भी कारण हो। लेकिन हिज फ़ोन वाज आल्सो पुट टू सर्विलेंस अंडर दिस पेगासस। अब ये बन गए आईटी मिनिस्टर, हाल फिलहाल में बने हैं, जो रिसेंट रिजिग हुआ था यूनियन कैबिनेट का। अब आईटी मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने साफ साफ कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ इलीगल सर्विलेंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स। भारत सरकार ने कोई भी इलीगल सर्विलेंस नहीं किया है। जो भी सर्विलेंस किए हैं दैट हैज़ बीन डन अंडर टेलीग्राफ एक्ट और द आईटी एक्ट। इसका मतलब है कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने पेगासस का इस्तेमाल हमने तो नहीं किया है। तो ये तो और भी खतरनाक बात है। इफ़ द सर्विलेंस वॉज नॉट डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट देन इट इज़ मैटर ऑफ बिगर कंसर्न। क्यों, जरा समझिए। क्योंकि सर्विलेंस तो हुआ है, क्योंकि फॉरेंसिक टेस्टिंग से यह प्रूफ हुआ है। इंडिविजुअल्स का फ़ोन लिया गया, जो भी टारगेटेड इंडिविजुअल्स उनका फ़ोन लिया गया और उससे प्रूफ किया गया है कि भाई इनके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर ने इंट्रूड किया था और इनके फ़ोन को हैक किया था। तो फॉरेंसिक एनालिसिस हैज एस्टैब्लिश्ड दैट फ़ोन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स हैव बीन हैक्ड। तो फ़ोन टैपिंग तो या फ़ोन हैकिंग तो हुई है। सरकार कह रही है हमने नहीं किया, और पेगासस कहता है कि हम बस सरकारों को देते हैं। एनएसओ कहता है कि हम ये पेगासस सॉफ्टवेयर बस सरकारों को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो सरकार गलत कह रही है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है, ठीक है, कि या तो सरकार गलत करी और सरकार ने खुद पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा है। सो इन दैट केस इट इज़ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इंट्रूडिंग the personal sphere of individuals, the government itself is breaching fundamental rights of individual। ऐसा एक बात तो ये हो सकता है। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि फिर अगर हमारी सरकार ने नहीं किया है तो फिर पाकिस्तान की सरकार ने किया है, चाइना की सरकार ने किया है, क्योंकि पेगासस तो बस सरकारों के पास अवेलेबल है, किसी प्राइवेट फर्म या इंडिविजुअल के पास तो अवेलेबल है नहीं। और इस केस में अगर पाकिस्तान या चाइना ने हमारे ऊपर यूज़ किया या किसी तीसरी सरकार ने हमारे ऊपर यूज़ किया देन इट इज़ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमारे देश के इंडिविजुअल्स का फ़ोन हैक हो रहा है, और वो भी छोटे मोटे लोगों का नहीं, नेशनल डिग्निटरीज़ का, यूनियन मिनिस्टर्स का, अपोजिशन लीडर्स का। और सरकार ने किया है तो किसी दूसरे सरकार ने किया है, पाकिस्तान और चाइना की, और ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो दोनों ही केसेस में व्हाई इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये इतना गंभीर मामला है कि इसको सीरियसली डिस्कस किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में। इसके ऊपर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा सकती है या जुडिशियल प्रोब कराया जा सकता है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज डाइंग इन इंडिया? क्योंकि इतना सीरियस मैटर है बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। अभी मानसून सेशन चल रहा है बट नो वन इज टॉकिंग। द गवर्नमेंट इज अनविलिंग टू टेक द टॉपिक ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। और अपोजिशन का तो क्या कहना, अपोजिशन पार्टीज का, दे आर क्रिएटिंग ए मेस इन द पार्लियामेंट। Rather than having a constructive discussion on the issue, they are creating a mess, completely ruckus in the parliament। अब देखिए कैसा माहौल बना रखा है। देखिए अब सचिन तेंदुलकर कुछ कहना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, वो हल्ला कर रहे हैं अपोजिशन वाले।
बैठ जाओ, हम तो बस पेगासस पे बात करेंगे, अब इनको कुछ बोलने ही नहीं देंगे। तो अपोजिशन वाले ऐसे हल्ला कर रहे हैं बस पार्लियामेंट के अंदर अभी मॉनसून सेशन में, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। भारत रत्न अवार्डी हैं, लेकिन बस राज्यसभा के चेयरमैन इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी बोलने नहीं दे रहे उनको। तो अब आपके मन में नेचुरल सवाल आएगा कि सर अपोजिशन पार्टी तो ठीक ही कर रही है, अपना सवाल उठा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर सरकार नहीं लेना चाह रही है सवाल तो सरकार की गलती है, ऐसा आपके मन में आर्ग्यूमेंट आएगा। लेकिन देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी की भी गलती है। अपोजिशन पार्टी आजकल कैसी हो गई हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एंगेजिंग इनटू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। चाहे आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, देखिए आपको एग्जाम में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखना है या किसी भी लीडर का नाम नहीं लिखना है, ये सब टर्म्स लिखने हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, इट इज़ फॉलोइंग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आप समाजवादी पार्टी को देखिए कैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप बिहार में आरजेडी देखिए, हर जगह देखिए आप हर जगह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपको दिखेगा। फादर जो है वो अपने बेटे को पास कर रहा है पोस्ट या फिर वो पार्टी लीडरशिप। सो ये फिर डेमोक्रेसी थोड़ी हुई, ये तो जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग उत्तराधिकारी बनाते थे उस तरह की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो क्या रहा है, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी की नहीं। रूलिंग पार्टी आई थिंक इज़ द ओनली रूलिंग पार्टी परहैप्स इन द कंट्री विच इज़ नॉट एंगेज इन टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है दे आर एंगेज इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होने के कारण दे आर लूजिंग टच विद द मासेस, समाज से, और या जो लोग हैं जो ग्राउंड वर्कर उनसे टच इनका टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। द लीडर्स आर नो पॉपुलर दैट मच। अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, क्योंकि अगर ये पॉपुलर होते, ग्राउंड पे इनका टच होता, तो ये मास मोबिलाइजेशन कर सकते थे, इस बात को कन्वे कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे लोगों से। लेकिन चूंकि लोगों से ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपोजिशन पार्टी, और क्यों डिस्कनेक्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनकी गलती है, उन्होंने खुद डेमोक्रेसी को मारा है, और अब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बस पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं और काम नहीं होने दे रहे हैं। They are creating nuisance in the parliament. So there is problem on opposition party side as well. ये सब कुछ आपको essay में लिखना है selectively. Dynastic politics, losing touch with the masses in the society, and that is why they are left with no other option. They cannot now communicate with the masses. They cannot do mass mobilization, and that is why they are creating ruckus or chaos in the parliament. अब जरा बात करते हैं कि what our media is doing. मीडिया इज़ कंसिडर टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिसका काम होता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना, सरकार से जायज़ सवाल पूछना। तो मीडिया को कम से कम ये पेगासस स्नूपिंग पे जायज़ सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि सर या तो आपने किया है, नहीं तो किसी और ने किया है। दोनों ही केसेस में ये मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है, अब बताइए किसने किया। दिस मैटर शुड बी आस्क्ड। ठीक है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ज्वाइंट जेपीसी बैठना चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया किस तरह के न्यूज़ में लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं, जेल में उन्होंने कैसा खाना खाया। अरे डू यू थिंक इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़? इतना इंपॉर्टेंट है क्या भाई? एक इंसान ने कुछ क्राइम किया, क्राइम के लिए उसको सब पुलिस ने अरेस्ट किया, और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो जुडिशियल एजेंसी है वो उनको उसके हिसाब से सज़ा सुना देगी। इज इट अ ब्रेकिंग न्यूज़? Not at all. It's so important, not at all. It's completely insignificant news. लेकिन पूरी मीडिया इस पे लगी हुई है. No one is talking about Pegasus in a serious manner. No one is talking about the gravity of Pegasus in a serious manner. No one is asking questions. अब सबसे अंत में फिर हम लोग पे आ जाते हैं. Why media is like this? Why opposition parties are like this? Why ruling party is behaving like that in an indifferent manner? Because we, the people of India, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड डेथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हम लोग इस तरह के इनसिग्निफिकेंट इशूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो हमें जो देखना पसंद है वही मीडिया दिखा रही है फॉर द पर्पस ऑफ टीआरपी, एंड दैट इज़ वाई इंडियन डेमोक्रेसी इज डाइंग। तो अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू अस। इफ़ वी रिजेक्ट सच इनसिग्निफिकेंट इशूज़, इफ़ वी रिजेक्ट सच मीडिया हाउसेज दैट आर नॉट इंगेज्ड इन रियल डिबेट्स, इफ़ वी रिजेक्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इटसेल्फ विल बी रिजॉल्व्ड। सरकार अपने आप अकाउंटेबल हो जाएगी। डेमोक्रेसी जो हमारे देश में मर रही है वो अपने आप धीरे धीरे रिवाइव होने लगी। सो अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑल सच केओस, एंड वी नीड टू बी मोर responsible. Then only we can help in survival of democracy in our country. The next article is taken from international segment. It is about right to repair, and this topic is important from our syllabus paper 3 international movements point of view. तो देखिए right to repair है क्या?
तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाने वाले या लैपटॉप बनाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे फॉलो अ कल्चर और ए पॉलिसी ऑफ प्लान्ड ऑब्लिसेंस। प्लान्ड ऑब्लिसेंस मतलब वो जानबूझ करके ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो 2-3 साल में ख़राब हो जाए, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। तो द डिज़ाइंड डिवाइसेज स्पेसिफिकली इन सच ए मैनर दैट इट शुड लास्ट ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके बाद इट शुड बी रिप्लेस्ड। इसी तरह से जानबूझ करके बनाते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इससे दिक्कत क्या होती है? ह्यूज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जनरेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, बेहिसाब चिप इन्वायरमेंट में इस तरह से डिस्पोज हो रहे हैं, बैटरीज डिस्पोज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है ई वेस्ट जनरेशन के कारण। तो इन्हीं सब कारणों से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है पूरी दुनिया भर में, जिसको कहते हैं राइट टू रिपेयर मूवमेंट। इस राइट टू रिपेयर मूवमेंट का मेन डिमांड है कि जब भी कोई डिजिटल सामान हम खरीदें तो जो सामान बेचने वाली कंपनी है वो हमें प्रॉपर मैनुअल दे कि अगर ये डिजिटल इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो आप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर टूल्स भी हमें दे, इन्फॉर्मेशन दे, थोड़ी बहुत वीडियो ट्रेनिंग दे यूट्यूब की मदद से, कैसे भी कि अगर ये सामान ख़राब हो जाता तो हाउ कैन यू रिपेयर इट। अब ये मूवमेंट तो 1950 से ही चल रहा है पूरे दुनिया भर के अलग अलग कोनों में। जब से कंप्यूटर एज शुरू हुआ तब से ये मूवमेंट चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में इस मूवमेंट ने और तेज़ी पकड़ ली है क्योंकि ई वेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हाल फिलहाल में, और इस कारण से राइट टू रिपेयर मूवमेंट की भाई हमें सिखाओ कि कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं हमारे सामान को। आज हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमें बस कहाँ जाना पड़ता है, फिर वो कंपनी में जाके देना होता है, और कंपनी वाले बोलते हैं नहीं अभी अब दूसरा ले लीजिए, तो ऐसे ही है। द डिज़ाइन थिंग्स इन सच ए मैनर दैट इट शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 2-3 ईयर्स। तो रिपेयर इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग, क्योंकि रिसाइकलिंग से वेस्टेज होता है। रिपेयर सेव्स आवर मनी, रिपेयर टीचेज अस इंजीनियरिंग, सो हमारे अंदर साइंटिफिक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। रिपेयर विल सेव आवर प्लानट, इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड दैट इज़ वाई राइट टू रिपेयर मूवमेंट हैज स्टार्टेड। अब ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट वैसे तो 1950 से ही अलग अलग देशों में डिमांड चल रहा है, लेकिन ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका में पहली बार, और इनफैक्ट अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राइट टू रिपेयर मूवमेंट को फॉर्मली एक्सेप्ट किया है। कानून तो अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे करके वहाँ की जो एजेंसी है फेडरल ट्रेड कमीशन, उसको कहा है कि अब वो इंश्योर करे कि वहाँ पे राइट टू रिपेयर पॉलिसी फॉलो हो। मतलब फेडरल ट्रेड कमीशन को सरकार ने कहा है कि आप इंश्योर कीजिए कि वहाँ के जो भी डिजिटल मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिजिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने ग्राहकों को प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट और इन्फॉर्मेशन पास करें ताकि वो लोग अपने इक्विपमेंट्स को रिपेयर कर पाएँ इन केस ऑफ सम माइनर प्रॉब्लम्स। यूके में भी इस तरह का प्रोविजन रूल इंप्लीमेंट किया गया है, राइट टू रिपेयर रूल, विच मेक्स इट ईजियर टू बाई एंड रिपेयर डेली यूज गैजेट्स लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन। इनको रिपेयर करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, टूल और सपोर्ट दिया जाए। अब राइट टू रिपेयर मूवमेंट को अपोज करने वाली ऑफ कोर्स जो टेक कंपनियां वो राइट टू रिपेयर मूवमेंट को अपोज कर रही हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला। ये कह रही हैं कि भाई राइट टू रिपेयर से 2 दिक्कतें होंगी। पहला दिक्कत कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट होगी, हमारा टेक्नोलॉजी किस तरीके का, इंटरनल इक्विपमेंट किस तरीके का है वो हम लोगों को नहीं बताना चाहते। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट, आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल बी वायलेटेड, पीपल विल रन एंड दे विल कॉपी इट। तो दे आर टॉकिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। सेकेंड, दे आर सेइंग कि अगर एमेच्योर लोग इसको ठीक करेंगे, अगर एमेच्योर लोग अपने इक्विपमेंट को ठीक करने जाएंगे तो इक्विपमेंट को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा ख़राब कर देंगे और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और ज़्यादा वो बढ़ा देंगे। सो रादर दैन हेल्पिंग इन repairing they will make it more difficult and they will lead to more wastage। और जो टेक कंपनियां हैं they are not supporting right to repair movement। दिक्कत क्या है कि टेक कंपनियों ने इस तरह के नियम बना रखे हैं कि अगर आपने अपना इक्विपमेंट ठीक खुद से रिपेयर करने की कोशिश की तो उस केस में आपका वारंटी लैप्स हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए टीवी है और टीवी अगर ख़राब हो जाता है और 5 साल की वारंटी है, 2 साल में ख़राब हो जाता है, आप अगर आपने टीवी को ओपन कर दिया तो आपकी वारंटी लैप्स। तो इस कारण से इस डर से कोई उसको ओपन ही नहीं करता। तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट में पहले तो इस तरह के क्लॉज हटाने की बात की जा रही है, प्लस लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह देने की बात की जा रही है, लेकिन ये लोग इस तरह का क्लॉज हटाने को रेडी नहीं है, ना ही लोगों को ट्रेन करने को रेडी है, ना ही अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने को रेडी हैं, और उसके लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन मेन कारण तो यही है, ये चाहते ही नहीं है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सामान रिप्लेस हो, और लेकिन उस केस में ई वेस्टेज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा।
The next article is taken from national segment. It is about clinical trials of ashwagandha. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially health segment. तो देखिए करंट न्यूज़ क्या है कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ कोलैबोरेटेड विथ यूकेज लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन टू कंडक्ट स्टडी ऑन अश्वगंधा फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो अश्वगंधा को लेकर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं यूके में, शुरू हो रहे हैं इनफैक्ट। इसमें जो लगभग 2000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्योंकि अश्वगंधा माना जा रहा है कि वो इंडियन हर्बल मेडिसिन है, बट इट कैन बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये क्लिनिकल ट्रायल, तो एक बार ये फिर से साबित हो जाएगा पूरी दुनिया भर में कि इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर हमारे देश में जो आयुष मिनिस्ट्री है और ये जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम, इसको अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम भी कहते हैं, उसको और ज़्यादा सपोर्ट या इम्पेटस मिलेगा। अश्वगंधा की अगर बात की जाए तो इट इज़ कॉमनली नोन एज इंडियन विंटर चेरी। इट इज़ ग्रोन इन इंडिया। उसके अलावा थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में भी उगाया जाता है। अश्वगंधा की कुछ प्रूव्ड बेनिफिट्स ऑलरेडी हैं, जैसे इट हेल्प्स इन एपिलेप्सी, डिप्रेशन से हमें उभारने में मदद करता है, आर्थराइटिस या डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल है। उसके अलावा स्ट्रेस कम करने में अश्वगंधा इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। Next article is taken from economy segment. It is about global Fortune 500 list. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो global Fortune 500 list है क्या? देखिए, Fortune 500 is an annual list compiled and published by Fortune magazine that ranks 500 companies of the world on the basis of their revenue. इसी तरीके से जैसे ग्लोबल फॉर्च्यून 500 आता है, वैसे इंडिया के अंदर आता है फॉर्च्यून इंडिया 500 विच इज़ पब्लिश्ड बाय फॉर्च्यून मैगजीन, जिसमें इंडिया के टॉप 500 कंपनियों की रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तो ये आर्टिकल मैंने बस इसलिए कवर किया है ताकि आपको बता सकूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं विद एज फार एज रेवेन्यू इज़ कंसर्न, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं एज फार एज रेवेन्यू इज़ कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्च्यून 500 लिस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी इज़ वॉलमार्ट, जिसकी रेवेन्यू है $524 बिलियन। और दूसरे कंपनी से सेकंड नंबर पे जो कंपनी है उससे ये कितनी बड़ी है वो भी देख लीजिए। सेकंड नंबर पे चाइनाज स्टेट ग्रिड, जिसकी रेवेन्यू है $384 बिलियन। तो फर्स्ट और सेकंड में इतना ज़्यादा अंतर है। फिर थर्ड नंबर पे अमेरिका की अमेजन, जिसकी रेवेन्यू है $280 बिलियन। अगर इंडियन कंपनियों की बात की जाए तो इंडिया की जो बेस्ट रैंक्ड कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी रैंक है 155। दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी रैंक है 205। तीसरे नंबर पे IOCL, जिसकी रैंक है 212। फिर चौथे नंबर पे ONGC वगैरह आते हैं 243, इस तरह के। तो इंडिया के टॉप 3 कंपनियों का नाम आपको पता चल गया, दुनिया की टॉप 3 कंपनियों का नाम भी आपको पता चल गया। चलिए, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टॉपिक के बेसिस पे। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। अबाउट वीमेंस राइट डे, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस मार्क्स इनैक्टमेंट ऑफ एंटी डॉरी लॉ? नो, दिस इज रॉन्ग। इट मार्क्स इनैक्टमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक लॉ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.